पहला सावन। बहरहाल स्कूल के पहले दिन मुझ पर जो भी गुजरी, उसके बाद मैंने घर आते ही अम्मी से साफ साफ कह दिया कि स्कूल के नाम पर आज मुझे जहां भेजा गया था, मैं दोबारा उस जगह पर हरगिज़ जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि वहां स्कूल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं और सारे के सारे बच्चे नालायक हैं। किसी को कुछ नहीं आता जाता, और बच्चों की तो बात ही रहने दें। वहाँ तो मास्टर भी पूरे दिन में सिर्फ एक लफ्ज़ आम ही हमें रटाता रहा था। मैं तो साइकिल पर बैठकर जाने को रो रहा था, जबकि इस स्कूल में तो तांगे पर बैठकर जाना खुद तांगे की तौहीन थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे वजो आपी के स्कूल जैसे स्कूल में दाखिल करवा दें, फिर चाहे तांगा ना भी लगा कर दें तो भी कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाया करूँगा। अम्मी ने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरे बालों में अपनी उंगली से कंघी करते हुए मुस्कुराकर पूछा, आदि मेरा प्यारा राजा बेटा है ना? मेरे कान खड़े हो गए। अम्मी ऐसी बात तभी करती थी जब उन्होंने मुझसे कोई अब बात मनवाना होती थी। अम्मी ने धीरे धीरे मुझे ये समझाने की कोशिश की कि वजो आपी जैसे स्कूल की फ़ीस भरना अब्बा के बस की बात नहीं है, और फिर मेरे बड़े भैया और अमारा भी तो उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए मुझे भी अब रोज़ाना अपने उसी स्कूल जाना होगा जिसमें पढ़ने के लिए मैं आज गया था। मैंने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और पैर पटखे कि ये नामुमकिन है, लेकिन ये अम्मियाँ भी ना फ़ौरन ही अपनी आंखों में आंसू भर लेती हैं, और फिर मजबूरन हम बच्चों को उनकी ज़िद के आगे हार मानना ही पड़ती है। सो एक बार फिर मुझे ही हारना पड़ा। अम्मी ने खुश होकर अपना मखसूस जुमला दोहराया, तुम देखना मैं अपने राजा बेटे के लिए कितनी अच्छी गुड़िया लेकर आऊँगी। पता नहीं वो गुड़िया कब आनी थी, लेकिन मुझे अगले दिन से उसी स्कूल की यात्रा शुरू करनी पड़ी। वक़्त रफ्ता रफ्ता गुजरने लगा। पहली जमात खुदा खुदा करके ख़त्म हुई और मैं बाइज़्ज़त तौर पर दूसरी जमात में आ गया। अब उस पीली इमारत में रफ्ता रफ्ता मेरा दिल लगने लगा था। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी का वो पहला सावन बरसा जिसने आगे चलकर मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ भगो दिया। शायद मुझे वो पहली बारिश याद भी ना रहती अगर उस रोज़ वजो स्कूल से घर वापसी पर इतनी देर न कर देती। हल्के जाड़ों का ज़माना था। वजो आपी अपने 9वीं और 10वीं जमात के मुश्तरका बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। गयास चचा उन दिनों हर लम्हे वजो आपी को नसीहतें करते दिखाई देते थे कि मैट्रिक का इम्तिहान ज़िंदगी का सबसे अहम तालीमी मोड़ होता है और यहीं से तालिब इल्म की मुस्तकबिल की राह मुतय्यन होती है, वगैरह वगैरह। मैं और वजो आपी बज़ाहिर गयास चचा की मोटी मोटी बातें गौर से सुन रहे होते, लेकिन उनसे नज़र बचाकर हम यूं ही झुके सर एक दूसरे से इशारों में बातें करते और नमक लगाकर कच्चे बादामों की फलियां खाने के मंसूबे बना रहे होते। उस रोज़ सुबह से ही आसमान पर शरीर बादलों के गोरे चिट्टे और सांवले सलोने जोड़े मगरिब की जानिब से उमड़ने लगे थे। बादलों की सहेली हवा उन्हें आसमान की गोद में उड़ाए लिए फिरती रही। फिर धीरे धीरे ये सारे शरीर एक जगह सर जोड़कर बैठ गए ताकि ज़मीन वालों पर बरसें, और फिर हम ज़मीन वालों को उस बरसती बारिश से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागता देखकर हंसते रहें और खुशी से तालियां बजा बजा कर गुड़गुड़ाहट और बिजली की चमक पैदा कर सकें। मेरी नानी अम्मा हमेशा मुझसे कहती थी कि ये सारे बादल अल्लाह मियाँ के दुम्बे हैं। सो मुझे भी ऐसा महसूस होता था कि जैसे अल्लाह मियाँ एक बड़ा सा गडरिया हो जिसके हाथ में बड़ी सी लाठी होगी और वो उस लाठी से अपनी भेड़ों और दुम्बों के इस रेवड़ को हाँकता फिरता होगा। कभी कभी तो मेरे ज़हन में खुद अल्लाह मियाँ की तस्वीर एक बड़े से बादल की सूरत में उभर आती, जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपनी बड़ी बड़ी सी आंखें खोले आसमान से नीचे ज़मीन पर अपने बंदों को देख रहा होगा। उस रोज़ भी हम सब जमात के बच्चों ने आसमान पर तैरती बदलियां देखकर गिड़गिड़ा कर और बाकायदा हाथ आसमान की जानिब उठाकर दुआएं मांगना शुरू कर दी थी कि या खुदा आज बारिश बरसा दे। हमारी रिक्कत आमेज़ दुआएं बारिश के रुमानी मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमारी क्लास की छत बारिश में इस तेज़ी से टपकती थी जैसे कोई छिलनी पानी से भरी हो, और नतीजतन मास्टर जी को बादल न खास्ता हमें छुट्टी देनी पड़ती थी, क्योंकि बरसात के दिनों में हमें बाकायदा छतरी लेकर जमात में बैठना पड़ता था।
या फिर हम सब बच्चे अखबार के कागज़ से तकोन चीनी टोपियाँ बनाकर सर पर रख लेते और बारिश की टिप टिप पड़ती बूंदों को अपने सर पर ताल देता हुआ महसूस करते थे। ये क्लासिकी मौसीकी सुनना यूं भी हमारी मजबूरी थी, क्योंकि तकरीबन हम सभी बच्चों के घरों में एक अदद छतरी ही बमुश्किल मैसर होती थी, जिस पर हमारे अब्बाओं का कब्जा रहता था। जब कभी धूप के दिनों में खुशकिस्मती से वो छतरी हमारी पहुंच में आती तो मैं और मेरे दोस्त उसे खोलकर ऊंचाई से जंप लगाने का मुकाबला किया करते थे। लेकिन हमारी छतरी की अंदरूनी कड़ियाँ अक्सर हवा के दबाव के बाइस उल्टी होकर छतरी के प्याले को आसमान की जानिब पलट देती थी। यूं छतरी का रुख ऊपर की जानिब होता और हम सब ज़मीन पर ऊंधे मुंह पड़े होते थे। आखिरकार उस रोज़ भी हमारी दुआएं रंग ले ही आईं और आधी छुट्टी होने से पहले ही मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो गई। मास्टर साहब फ़ौरन एक तेज़ी से झुरझुरी लेकर खड़े हो गए, क्योंकि ऐन उनके सर के ऊपर से पानी का एक तेज़ पर नाला गिरना शुरू हो गया था। सब बच्चे पंजों के बल बैठे उन्हें इस तरह उम्मीद की नज़रों से देख रहे थे जैसे किसी रेस कोर्स ग्राउंड में रेस के इंतज़ार में घोड़ों पर बैठे जॉकी उस शख्स को देख रहे होते हैं जिसके हाथ में घोड़ों को आगे बढ़ने से रोकने वाले बांस का लीवर होता है। और फिर जैसे ही हमारे मास्टर जी ने बारिश और बादलों की शान में कुछ बड़बड़ा कर बच्चों को इशारा किया तो सभी बच्चे वाकई किसी रेस के मैदान में निकले घोड़ों की तरह कूदते फांदते और आवाज़ें निकालते हुए क्लासरूम से निकल भागे। लेकिन मैं ऐसे मामलात में हमेशा से काफ़ी साबर और शाकर और आखिरी फ़र्द के भी बाहर निकल जाने का कायल रहा हूँ। सो आखिरी बच्चे के निकल जाने के बाद मैं भी बरसती बूंदों से बचने के लिए सर पर अपनी तख्ती रखे घर की जानिब चल पड़ा। तख्ती पर अभी कुछ देर पहले ही मास्टर जी ने उर्दू इमला लिखवाई थी, लिहाजा कच्ची स्याही के लफ्ज़ बारिश की बूंदों से धुलकर तख्ती से होते हुए मेरे गालों पर बहने लगे थे। बड़ी सड़क पर हस्बे मामूल बारिश के पानी का रेला आया हुआ था। ये पहाड़ों की बारिश का पानी था जो हमारे शहर से होता हुआ गुजरता था। सड़क के दोनों जानिब लोग खड़े होकर इस नदी नुमा सड़क को पार करने वालों का तमाशा देख रहे थे। मोहल्ले के दीगर बच्चे इस शोर मचाते और अपने साथ सब कुछ बहाते पानी के अंदर अखबार और कागज़ की बड़ी बड़ी सी कश्तियाँ बनाकर फेंक रहे थे। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया, आंखें बंद करके 1 2 3 कहा और भागते हुए सड़क पार कर ली। मोहल्ले में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी नज़र गयास चचा के घर से निकलते फजलू बाबा पर पड़ी, जो आसमान की जानिब हाथ उठा उठा कर जाने कौन सी दुआएं मांग रहे थे। मैं भागकर जल्दी से बारिश की पनाह लेता हुआ उन तक जा पहुंचा। फजलू बाबा के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। पता ये चला कि उनकी चहेती वज्जो भी सुबह घर वालों के मना करने के बावजूद शदीद बारिश में तांगा मंगवाकर स्कूल चली गई थी। उनका इरादा उसी स्कूल वाले तांगे में वापसी का था, लेकिन अभी कुछ देर पहले तांगे वाले ने घर पर इतला दी कि वज्जो बी ने तो उन्हें स्कूल के गेट से ही वापस भेज दिया था, क्योंकि उनकी सहेलियों का इसरार था कि वो कुछ देर स्कूल में उनके साथ रहें। उस वक़्त हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लिहाजा तय ये पाया कि तांगे वाला दिन 12 बजे के करीब उन्हें स्कूल से वापसी के लिए लेने जाएगा। लेकिन घंटा भर पहले शुरू होने वाली मूसलाधार झड़ी ने सारा शहर ही अथल फथल कर दिया था और उस वक़्त शहर के लड़कियों के बड़े स्कूल की जानिब जाने वाला हर रास्ता पानी के बड़े बड़े रीलों ने ढांप रखा था। लिहाजा तांगा किसी भी सूरत वज्जो आपी को लेने उनके स्कूल तक नहीं पहुंच सकता था। गयास चचा भी दौरे पर और शहर से बाहर थे। ऐसे में इस वक्त फजलू बाबा को कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। ऊपर से ये तूफ़ानी बारिश जिसका ज़ोर लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। अब तो बारिश के साथ साथ कुछ वक्फों से बिजली के कड़कने की आवाज़ भी इस तूफ़ानी शोर में शामिल होती जा रही थी और दिन के वक़्त भी घटाटूप अंधेरा सा छा गया था। वज्जो आपी की अम्मी यानी सकीना खाला भी बेहद परेशान थी और बार बार बेचैनी से घर के दरवाजे तक आती, उस रास्ते पर नज़र डालती जिस जानिब से वज्जो आपी का तांगा आया करता था और फिर रास्ता सुनसान पाकर बेचैनी और मायूसी से हाथ मलते हुए वापस अंदर चली जाती। बारिश के साथ साथ सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे मोहल्ले का कंपाउंड खाली होता गया और दोपहर 3 बजे तक मेरे और फजलू बाबा के अलावा बाकी सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। दरमियानी वक्फे में मैं चंद लम्हों के लिए बस्ता रखने के लिए घर भी गया, लेकिन जैसे ही अम्मी की नज़र चूकी मैं फिर से बाहर आ गया।
अम्मी मुझे आवाज़ें देती रह गईं, पर वो भी जानती थी कि मैं बारिश के मौसम में घर में टिक कर नहीं बैठ सकता। और फिर उस दिन तो बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरा घर में रहना नामुमकिन था। 3:30 बज चुके थे और अब फजलू बाबा ने किसी भी सूरत खुद वज्जू आपी के स्कूल तक पहुंचने की ठान ली थी। हालांकि इस बुढ़ापे में उनकी हालत ऐसी ना थी कि वो इस तूफ़ानी बारिश के थपेड़ों और इन सैलाबी रेलों की तुगयानी को पार कर सकते, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। उस दिन खुद मुझे अपने छोटे और कमज़ोर होने पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने दिल में पक्का तय कर लिया था कि जैसे ही मैं कुछ बड़ा हुआ खुद अपने पैसे जमा करके एक तांगा खरीद लूँगा, ताकि आइंदा कभी ऐसा मौका मिले तो मैं खुद जाकर वज्जू आपी को घर वापस ला सकूँ। उस दिन फजलू बाबा के साथ खड़े बारिश में भीगते हुए ख्यालों में जाने कितनी देर वज्जू आपी को अपने तांगे पर बिठाए सड़कों पर घूमता रहा। बिलाखिर फजलू बाबा ने अपनी पुरानी और बोसीदा बरसाती के बटन कसे, सर पर बरसाती की टोपी ओढ़ी और छतरी उठाकर अल्लाह का नाम लेते हुए कदम बढ़ाए ही थे कि मोहल्ले के बड़े और साल खुर्दा चोबी गेट से ताहिर भाई अपनी नई रिले साइकिल थामे अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। वो बुरी तरह भीगे हुए थे और साइकिल पर सवार भी ना थे, क्योंकि शायद इतने तेज़ पानी में साइकिल की सवारी ही नामुमकिन थी। ताहिर भाई हमारे मोहल्ले के होनहार नौजवान थे और अभी हाल ही में उन्होंने 12वीं का इम्तिहान नहायत अच्छे नंबरों से पास किया था। उनके अब्बू भी मेरे अब्बा के साथ सरकारी मुलाजिम थे और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि उनका बेटा डॉक्टरी पढ़कर शहर का नामवर डॉक्टर कहलाए। ये नई साइकिल भी ताहिर भाई के अब्बा ने उनके 12वीं जमात के नतीजे की खुशी में उन्हें दिलवाई थी। फजलू बाबा को यूं बरसती बारिश में मोहल्ले से बाहर जाते देखकर उन्होंने वजह पूछी, तो जवाब में फजलू बाबा ने सुबह से लेकर अब तक की तमाम राम कहानी सुना दी कि वज्जू आपी अब तक स्कूल से वापस नहीं आई और सारा घर उनकी वजह से किस कदर परेशान है। ताहिर भाई ने एक नज़र सड़क पर बहते पानी के बिखरे हुए रेले पर और दूसरी नज़र अब भी छाछों बरसते आसमान पर डालते हुए पूछा, लेकिन आप इतनी दूर कैसे जाएंगे? बड़े स्कूल तक तो सारा रास्ता पानी से घिरा हुआ है। फजलू बाबा ने गहरी सी सांस ली और बेचारगी से बोले, जाना तो पड़ेगा बेटा, वहाँ वज्जो भी बैठी हमारी राह तक रही होंगी। अब तो शाम भी सर पर ठहरने को है। छोटी बेगम का घर में परेशानी से बुरा हाल है। फजलू बाबा जाने क्यों सकीना खाला को छोटी बेगम कहा करते थे। मुझे तो सकीना खाला बिल्कुल भी छोटी नहीं लगती थी। फजलू बाबा की बात सुनकर ताहिर भाई ने एक लंबा सा हंकारा भरा और पलटकर रेले की तुगयानी को आंखों ही आंखों में नापा। नहीं, आप इस तूफान में स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने आते हुए खुद बहुत सी जगहों पर लोगों को रस्सा पकड़कर रास्ता पार करते हुए देखा है। आप यहीं रुकें, वज्जो को मैं स्कूल से जाकर ले आऊँगा। आप बस ज़रा मेरे घर इतला करवा दीजिएगा, अम्मी मेरी राह देख रही होंगी। फजलू बाबा ने फ़ौरन ताहिर भाई को हाथ उठाकर ढेरों दुआएं दे डाली। ताहिर भाई वहीं से उल्टे पैरों वज्जू आपी को लेने के लिए पलट गए। मैं जल्दी से भागकर ताहिर भाई के घर में इतलाक देकर पलट आया। अब मैं और फजलू बाबा पलकें झपकाए बिना स्कूल की तरफ से आने वाली सड़क को यूं घूर रहे थे जैसे कुछ ही देर में वहां से कारून का कोई ख़जाना निकलने वाला हो। घंटा भर यूं ही बीत गया। फिर वो आखिरकार दूर से अपनी साइकिल थामे खरामा खरामा आते हुए नजर आए। वज्जो आपी उनके पीछे पीछे सर झुकाए कुछ डरी सहमी सी भीगी हुई चली आ रही थी। पता ये चला कि जब ताहिर भाई उन्हें लेने के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल खाली हो चुका था और सिर्फ स्कूल का बूढ़ा चौकीदार वज्जो आपी की वजह से वहां रुका हुआ था। वज्जो आपी का परेशानी और खौफ के मारे बुरा हाल था। ताहिर भाई को आता देखकर उनकी जान में जान तो आई, पर उनके साथ यूं अकेले चल पड़ने में भी उनकी हया आड़े आ रही थी। वो ताहिर भाई से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि उनकी शराफत और लियाकत के किस्से तो सारे मोहल्ले में ज़ुबान ज़दे आम थे, लेकिन फिर भी वो इनके लिए तो अजनबी ही थे। लेकिन उस वक़्त उन दोनों के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। पहले तो ताहिर भाई और वज्जो आपी बहुत देर तक स्कूल के गेट पर ही किसी तांगे या साइकिल रिक्शा का इंतज़ार करते रहे ताकि वज्जो आपी को उस पर सवार करवाकर ताहिर भाई खुद अपनी साइकिल पर उनके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन जब आधा घंटा गुजरने के बावजूद दूर दूर तक किसी सवारी का नामो निशान तक दिखाई ना दिया तो मजबूरन उन दोनों को पैदल ही घर की तरफ रवाना होना पड़ा।
साइकिल पर सवारी का तो यूं भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि अव्वल तो आज तक वज्जो आपी कभी साइकिल पर सवार हुई ही नहीं थी। गयास चचा के पास सुर्ख रंग की इटली की बनी हुई एक वेस्पा स्कूटर थी, जिस पर कभी कभी वो शाम को वज्जो आपी को सैर के लिए लेकर निकलते थे। इस वक्त अगर मैं भी कहीं मोहल्ले में इन्हें दिखाई देता तो वो मुझे भी स्कूटर के अगले हिस्से में जहां सामान रखने की एक टोकरी सी बनी होती है वहां खड़ा कर लेते थे और मोहल्ले के गेट पर उतारते हुए आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि मुझे गेट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन वज्जो आपी के साथ की हुई स्कूटर की ये चंद लम्हों की सवारी भी हफ्तों मुझे सरशार रखती थी। ताहिर भाई को उम्मीद थी कि शायद रास्ते में कोई सवारी मिल जाए, लेकिन इस बरसती शाम में तो कोई तांगा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। बिलाखिर तय यही पाया कि दोनों पैदल ही मुमकिना रास्तों से और पानी से बचते हुए घर की राह पकड़ लें, क्योंकि शाम धीरे धीरे ढलती जा रही थी और अब वहाँ खड़े रहकर मज़ीद इंतज़ार करना सिर्फ़ और सिर्फ वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ था। जब वो दोनों मोहल्ले के गेट से अंदर दाखिल हुए तो शाम के 5 बज चुके थे और दोनों ही सर से पांव तक पानी में शराबूर थे। वज्जो आपी को तो बाकायदा छींकें आना शुरू हो चुकी थी और ताहिर भाई की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। फजलू बाबा ने ताहिर भाई से बहुत कहा कि सकीना खाला ने घर में उन दोनों के लिए गर्मा गर्म जो शानदा तैयार कर रखा है वो पीते जाएं, लेकिन ताहिर भाई मुस्कुराकर टाल गए। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए वज्जो आपी ने मुड़कर एक लम्हे को पलकें उठाईं और धीरे से ताहिर भाई से शुक्रिया कहा। जवाब में ताहिर भाई सिर्फ सर हिलाकर ही रह गए। अगला 1 हफ्ता दोनों ही अपने अपने घरों में नज़ले ज़ुकाम और बुखार की कैफियत में बिस्तर से लगे रहे, लेकिन उस वक़्त कौन जानता था कि वज्जो आपी और ताहिर भाई की ये पहली और भीगी सी मुलाकात अगले चंद हफ्तों में दोनों को एक ऐसे जज्बे से भिगोकर शराबूर कर देगी जिसकी सीलन ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उनके दिलों के बंद कमरों में घुटन पैदा करती रहेगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद इक़्सात और दूसरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।